हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग INN 24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। CSEB की जमीन पर कब्जा करने वाले परिवारों का उजड़ा आशियाना। अतिक्रमण करने वाले करीब 20 परिवारों के मकानों को किया गया खाली, बनाया जाएगा SLR सेंटर। रामपुर के कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन पर साधा निशाना। हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने का लगाया बड़ा आरोप। लगाई जा चुकी है हाईकोर्ट में जनहित याचिका। और रायगढ़ के कोतरा में पुलिस के जवान ने खुदकुशी के लिए चुना खौफनाक तरीका। हाईटेंशन टावर पर चढ़कर छुआ करंट का तार, मौके पर ही हुई मौत। पत्नी से हुए विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। अलग अलग मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किए हड़ताली कर्मियों का आंदोलन जब दम तोड़ता नजर आया तो उन्होंने संस्थान में कोयला ढुलाई में लगे मालगाड़ी के पायलट और असिस्टेंट पायलट और एक अन्य पायलट को नीचे उतारा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे तीनों ही घायल पायलट ने बालको थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत कर दी। मेडिकल मुआवजा के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि पिटाई के बाद जब तीनों पायलट ने थाने का रुख किया तो मारपीट करने वाले उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। बावजूद इन सब के रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। यह पूरा मामला बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है। मेरे साथ घटना हुआ। मैं रेलवे एम्प्लॉयड हूँ, मालगाड़ी परिचालन करवा। वहाँ से मालगाड़ी NBS की गाड़ी नंबर लेके मैं बालको के लिए प्रस्थान किया। बालको 10:10 में ओल्ड हॉपर में गाड़ी को मैंने प्लेस किया। फिर मेरा रिलीवर 14:45 बजे अंदर प्रवेश किया जीप के द्वारा। मेरा और हमारे साथ LP जिनका नाम DK सतनामी है और सहायक लोको पायलट LP राजेंद्र यादव, ये तीनों आदमी का रिलीवर आया। रिलीवर आने के बाद हम लोग उस गाड़ी का चार्ज उन लोगों को दे के पुनः उसी जीप में बैठ के वहाँ से रवाना हुए। 15 बजे या 15:10 तक हम लोग एलमुना गेट के पास पहुँचे। वहाँ कर्मचारियों के द्वारा गाड़ी रोका गया। हम लोग गाड़ी प्रेम पूर्वक रोक दिए। बोले आप लोग, हम लोग बोले रेलवे स्टाफ हैं। उसके बाद वो लोग गाली गलौज के साथ मारपीट चालू किया। इतना मारा कि हम कह नहीं सकते हैं। वहाँ से मारते मारते टेंट में ले गया। टेंट में भी पुनः उन लोगों का लात मुक्का जैसे हुआ वो लोग बहुत मारा हम लोग को, तीनों आदमी। साथ में लास्ट में फिर जीप ड्राइवर को भी मारा। सर कितना आदमी थे? हम लोग नहीं, मारने वाले संख्या तो उन लोग का 25-30 था, लेकिन मारने वाले 6-7 आदमी थे। दरअसल मालगाड़ी से कोयला लेकर कल 3 पायलट बालको संयंत्र पहुंचे थे। पायलटों में विनोद कुमार, पाइक सतनामी और राजेंद्र यादव शामिल थे। प्लांट में मालगाड़ी छोड़ने के बाद तीनों स्टाफ वाहन में बैठकर कोरबा स्टेशन लौट रहे थे। तभी एलुमिना गेट के पास हड़ताली कर्मियों ने इनका रास्ता रोककर पहले गाली गलौज किया और फिर तीनों की लात घूंसों से पिटाई करते हुए आगे ले गए। इसी दौरान हड़ताल में शामिल एक कर्मी ने उन्हें मारपीट करने से रोका और फिर दूसरे वाहन में इन्हें रवाना किया। वहां से निकलने के बाद यह कोरबा स्टेशन पहुंचे और फिर जख्मी हालत में ही बालको थाने आए। शिकायत पर मारपीट करने वाले हड़तालियों को थाने तलब किया गया। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखे जाने की तैयारी हो रही है, वह सभी घायल पायलटों से माफी मांगने लगे। लेकिन इस गुहार का उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और सभी आरोपियों के खिलाफ मामला कायम किया गया। बलौदाबाजार के भिलाईगढ़ के प्राथमिक शाला कैथा से 2 पिकअप गाड़ी में शाला गणवेश भरकर अवैध परिवहन करते नायब तहसीलदार ने रंगे हाथ पकड़ा। यह पूरी कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत पर हुई है। दरअसल नायब तहसीलदार अश्वनी चंद्रा को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम कैथा स्कूल से गणवेश को खपाने या नष्ट करने के मकसद से संकुल समन्वयक हरिशंकर साहू के द्वारा 2 पिकअप में भरकर ले जाया जा रहा है, जिस पर नायब तहसीलदार ने ग्राम पथरिया मेन रोड नहर के पास शाला गणवेश से भरी 2 पिकअप वाहन रंगे हाथों पकड़ा, जिसे विकासखंड शिक्षा कार्यालय लाया गया। क्या था? ड्रेस था। किसके कहने पे वहाँ गए थे लाने के लिए?
बुकिंग किया था ना। कौन बुकिंग किया था? उसका नाम तो पता नहीं। बुकिंग के दौरान क्या बताया था आपको? वहाँ से कुछ ऑफिस वाला कुछ सामान बोला था और बीओ ऑफिस में छोड़ना था बोला था। वहाँ जाने के बाद क्या डलाया गाड़ी में? गाड़ी में ड्रेस डलाया। उसको कहाँ ले जाना है बोले? बीओ ऑफिस। उसके बाद रास्ते में आपको बेल्टिकरी ले जाने के लिए बोल रहा था, आपने मना किया? हाँ। किसके कहा, कौन बोला आपको ऐसा बेल्टिकरी ले जाना है करके? वही उसका नाम नहीं पता। फिर आपने क्या जवाब दिया उसको? नहीं जाना, सिर्फ जाना बीओ ऑफिस जाने बोले। सर हमारी गाड़ी को बुकिंग करके कहता से मतलब है ड्रेस उसको उठाकर यहाँ बीओ ऑफिस लाना है बोले थे। कौन बोले थे ऐसा? सर उसका नाम नहीं पता है मेरे को, मतलब वो आया था और बस स्टैंड में अपन गाड़ी लगाते हैं सर, वहाँ पे बस स्टैंड पे, और बोले कि वहीं स्कूल में है कार्टून में ड्रेस है कहीं गणवेश, उसको बीओ ऑफिस लाना है बोले सर। अच्छा, बीच रास्ते पे ये बोला जा रहा था कि इसको बीओ ऑफिस में ना ले जा करके चुरेला में बेल्टिकरी में ले जाना है, तो आपने क्या कहा उसको? मैं सीधा वहाँ बीओ ऑफिस ही ले जाऊँगा। ऐसा कौन बोला आपको सर? बेल्टिकरी ऑफिस पे जाने के लिए? मतलब जो बैठा था सर गाड़ी में वो था। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं पता है सर मेरे को। वो अपना परिचय नहीं बताया? नहीं सर, मैं सोच रहा था कि वो सर होंगे बोले। आपको बता दें कि एक पिकअप में 29 कार्टून ड्रेस यानी 2900 ड्रेस व दूसरे पिकअप में 59 कार्टून यानी 5900 ड्रेस, कुल 8800 ड्रेस बरामद किया गया, जिसे भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस मामले का पंचनामा तैयार कर विकासखंड शिक्षाधिकारी के सुपुर्द किया गया है। वही विकासखंड शिक्षाधिकारी JR डहरिया ने तहसीलदार चंद्रा को स्पष्ट बताया कि इस घटना के बारे में उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और न ही उनके द्वारा किसी अधीनस्थ किसी कर्मचारी को दिशा निर्देश नहीं दिया है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा। कल कुछ पत्रकार बंधुओं ने फ़ोन किया था कि कैथा स्कूल में कुछ संदिग्ध सामग्री है। मैंने कल प्रधान पाठक को चिट्ठी जारी कर असिस्टेंट बीओ को भेजा गया था। तत्पश्चात पता चला कि वहाँ का चाबी जो है हरिशंकर साहू, जो मेरा पूर्व CSC है, जो अभी विभागीय बीएड करने गए हैं, उनके पास है। मैंने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के पश्चात मैंने फ़ोन से संपर्क करने के पश्चात संबंधित को मैंने अवगत कराया कि इसमें क्या सामग्री है बताएं। तो उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में आज से 4-5 साल पहले जो है कुछ गड़बेश है, ये बताया गया। और सुबह जो है उसको लोड कर रहा था तो तहसीलदार साहब जो द्वारा पकड़ा गया है। पूर्व जो CSC है अपना हरिशंकर साहू, उसका कहना है 4-5 साल पहले का जो बचत है उसको वहाँ रखा गया था, जिसकी सूचना मुझको नहीं दिया गया था। कल ही जब पता चला तो मैंने संबंधित को कल शाम को फ़ोन किया था। मेरे असिस्टेंट बीओ को स्कूल भी भेजा था मैंने, और कल ही पता चल पाया कि वो फ़ोन के द्वारा सूचना दिया गया कुछ गड़बड़ रखा हुआ है, लेकिन इतना मात्रा में आज ही पता चला मुझको। दूसरी ओर शिक्षाधिकारी डहरिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें 8 जनवरी 2019 को किसी पत्रकार से सूचना मिलने पर प्राथमिक शाला कैथा में रखे कुछ संदिग्ध गणवेश के संबंध में नोटिस जारी कर सहायक BEO बघेल को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। अब आप ही देखिए, शिक्षाधिकारी द्वारा 2 अलग अलग जानकारी दिया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं इनकी भी भूमिका संदेहास्पद है। कुछ ग्रामीण जनों द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि इसमें 2 पिकअपों में पुरानी स्कूल ड्रेस भर कर कहीं ले जाया जा रहा है। उनके द्वारा अंदेशा जताया जा रहा था कि यह कहीं इनको खपाने के उद्देश्य से या नष्ट करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, क्योंकि 4 वर्ष पहले भी इस प्रकार के जो ड्रेस हैं उस जगह पर देखा गया था। उनके द्वारा जैसे ही बताया गया, हमारे द्वारा जांच की गई। इसमें जांच में पता चला है कि उस गणवेश को कैथा स्थित स्कूल से उनके द्वारा BO कार्यालय में भेजा जा रहा था। किसके द्वारा लाया जा रहा था? वो किसके कहने पर लाया जा रहा था? वहाँ संकुल समन्वयक श्री हरिशंकर साहू जी हैं, उच्च वर्ग शिक्षक हैं दुमहानी में। उनके कहने पर यह पूरी ड्रेस परिवहन किया जा रहा था। कितना गणवेश है लगभग? यह लगभग एक गाड़ी में 2900 और एक अन्य गाड़ी में लगभग 5900 ड्रेस भरे हुए हैं। सर, इनसे पहले क्या इस तरह की और मामला आई थी? ऐसा कुछ मामला है? लोगों द्वारा बताया गया कि 4 वर्ष पहले भी इस तरीके का बाकी जो ड्रेस था वह पकड़ में आया हुआ था, और अभी पूछताछ में पता चला है कि ये कैथा स्कूल में रखा गया था और इसे बच्चों पे न बांट करके यह अवैध रूप से इसका परिवहन करके
इनका इरादा कुछ ठीक नहीं था। सबसे बड़ी बात कि उक्त गणवेश को 4 वर्षों से कैथा में क्यों रखा गया था, इसे छात्राओं को क्यों नहीं बांटा गया, आखिरकार किस मकसद से इसे छिपा कर रखा गया था। करीब 7 साल पहले रास्ता रोककर मारपीट किए जाने के मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अमित टमकोरिया और विकास चौरसिया को 10 दिनों की कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद दोनों को जिला जेल दाखिल कर दिया गया। दोनों पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया गया है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए 2 अन्य अनिल अग्रवाल और अमित बोथरा को मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। दरअसल 7 वर्ष पूर्व मिशन रोड कोरबा के रहने वाले विकास अग्रवाल ने पुलिस से शिकायत की थी कि भाजयुमो नेता अमित टमकोरिया, अनिल अग्रवाल, विकास चौरसिया और अमित बोथरा ने उनका रास्ता रोककर जमकर पिटाई कर दी है। पुलिस ने मेडिकल मुलाहिजा के बाद सभी चारों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करते हुए सभी को न्यायालय में पेश किया था। पूर्व में दोनों आरोपियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कल हुए सजा के ऐलान में उस सजा को 1 साल से घटाते हुए 10 दिन कर दिया गया। इस मामले के 2 आरोपी को दोष मुक्त भी कर दिया गया है। जगदलपुर में समाज सेवी बेला भाटिया जगदलपुर केंद्रीय जेल परिसर में धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें जेल में बंद उनके 3 क्लाइंट की पेशी की तारीख नहीं दी जा रही है, लिहाजा उन्होंने डेट नहीं मिलने तक धरने पर बैठने का फैसला लिया है। बेला भाटिया का कहना है कि यह वाकया उनके साथ दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी सितंबर महीने में उन्हें उनके क्लाइंट से मिलने नहीं दिया जा रहा था और न ही उनकी पेशी की डेट दी जा रही थी। इस पूरे मामले पर बेला ने आरोप लगाया है कि जेल प्रबंधन द्वारा उनके साथ जानबूझकर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नियम के मुताबिक जेल में बंद कैदी के पेशी की डेट जेल प्रबंधन और न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। जेल प्रबंधन द्वारा शाम को उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन शाम 6 बजे से अपने क्लाइंट की पेशी की तारीख लिखित या मौखिक रूप से मांगने के बावजूद जेल अधीक्षक द्वारा नहीं उन्हें कोई जानकारी दी जा रही है और न ही उनके क्लाइंट से मिलने दिया जा रहा है। दरअसल बेलिया भाटिया नक्सल मामलों के विचाराधीन बंदियों के लिए वकील का काम करती है और वह सुकमा से 2 महिला व दंतेवाड़ा के पुरुष बंदी के लिए पेशी की तारीख लेने पहुंची थी, लेकिन उनका आरोप है कि जेल अधीक्षक द्वारा उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते वे कड़ाके की ठंड में केंद्रीय जेल परिसर में ही धरने पर बैठ गई है। कुछ संभव हो और मतलब सीएम केवल वो उन्होंने केवल ऐलान न केवल वो ऐलान ही ना हो, मगर उसको वो सचमुच महीनता से उसका वो फॉलो अप करे, क्योंकि इसमें बहुत विचाराधीन मतलब बरसों से यहाँ पे लोग हैं और जेल में जितने मतलब बंदियों की संख्या होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे कैदी हैं। नहीं, इस तरह के रवैये से क्या उनको फायदा मिलेगा? ना जितना मुझे अभी दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये कॉपरेशन करने के यहाँ पे कोई मूड नहीं है। जिन 3 लोगों की आप जानकारी लेने आई, किन मामलों में बंद हैं वो जेल में? मुझे उनका मामला ही तो पता करना है। हाँ, तो अभी तो मेरे को बीजापुर से मुझे उनके परिवार वालों ने उनकी जानकारी दी थी और वो लोग ने मुझे एक वकील की तरह रखा। परिवार वालों को भी नहीं पता किन मामलों में बंद हैं? नहीं, उनको भी नहीं मालूम है। वो लोग इधर जगदलपुर जेल में हैं, बस इतना ही वो लोग मुझे बताए। अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे? और नहीं। सीएसबी की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनके कच्चे मकानों और झोपड़ियों को वहां से हटा दिया। इस कार्रवाई से जहां कब्जाधारी खासे नाराज नजर आए, तो वहीं निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर उन्होंने आज इस तरह की कार्रवाई नहीं की तो कब्जे की यह समस्या और भी बढ़ जाएगी। कब्जा करने वालों का कहना है कि उन्हें ना ही नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह की सूचना, जबकि निगम का साफ कहना है कि सीएसबी की इस जमीन पर भारत स्वच्छता अभियान के तहत कचरा डंपिंग के लिए SLR सेंटर बनाया जाना है। हम लोगों को 2 साल हो गए यहाँ कोरबा में आए हुए, हम लोग किराए में रह रहे हैं। थक गए थे तो यहाँ पर 2 महीने हो गए हम लोग घर बना कर रह रहे हैं और 2 महीने में लोग 4-5 बार तोड़ चुके हैं। हम लोग नोटिस मांग रहे हैं, नोटिस तो देते नहीं है लोग। नहीं तो किससे परमिशन लिए हैं आप लोग? हम लोग किसी से परमिशन नहीं लिए हैं। हम लोग जगह खाली दिखा तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए, यहीं पर किराया तो थक गए तो यहाँ पर आकर बस गए।
तो अभी क्यों तोड़ा जा रहा है आप लोगों को? इन्हीं लोगों को पता होगा क्यों तोड़ा जा रहा है। हम लोगों को कोई नोटिस वोटिस दिया ही नहीं है लोगों ने। ये किसकी जमीन है? ये सीएसबी वाले की जमीन है। तो कौन तोड़ा है यहाँ पे? ये लोग बोल रहे हैं हमारे जमीन है, सीएसबी वाले गार्ड आए हैं, देख लो। उन्हीं के जरिए तोड़ा जा रहा है? हाँ, उन्हीं लोगों ने तोड़ फोड़ कर रहे हैं और 2-3 बार भी कर चुके हैं। और हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं हम लोगों को नोटिस दिया जाए पहले। किस चीज का नोटिस आप लोग? जमीन खाली कर दो। हम लोग कहीं भी अधिकारी के पास जा रहे हैं। उनकी जमीन है, वो उनकी जमीन है, मान रहे हैं। हम लोग भी गरीब आदमी, हम कहाँ जाए? उन लोग जहाँ भी बोलेंगे हम लोग वहाँ बस जाएंगे, लेकिन हमें पहले नोटिस दिया जाए। हम लोगों की इतनी ही मांग है। यहाँ भारत स्वच्छता कार्यक्रम जो 2019 भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके द्वारा डोर टू डोर जो कचरा इकट्ठे किया जाता है उसको अपने यहाँ पे SLRM सेंटर प्रपोज किया गया है, जो कि बाकायदा नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस जगह को नोडल अधिकारी यहाँ पे आके स्वीकृत अनुमति दे चुके हैं, क्योंकि ये कार्य हमको जल्द से जल्द करवाना है। और चूँकि ये लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, बाद में हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी, शुरू में हम लोग इसको तत्काल हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये ज़मीन पूरी SLRM सेंटर के लिए ही वो नियोजित की गई। ये ज़मीन किसकी है सर? ये ज़मीन अपनी CSB की। CSB से आप लोगों को मिला? हाँ, CSB से। जी सर, बताएं कि किस तरह का भी यहाँ पर शुरू हो रहा है विवाद? है विवाद कुछ नहीं है, ये लोग क्या लगा रातों रात पूरा घेर के, जो जैसे कोरबा में ट्रेंड चल रहा है। कितना महीना से लोग घेरे थे? ये करीब अभी एक महीने के अंदर सब हुआ है। ये रातों रात हो रहा है और एक को जगह लगातार बनाए जा रहे हैं ये लोग। और क्योंकि ये वृक्षारोपण क्षेत्र है, वैसे भी यहाँ पे बनाना इनको नहीं चाहिए। रायगढ़ पंजरी प्लांट में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड के भवन का लोकार्पण किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ श्री रविशंकर प्रसाद के कर कमलों द्वारा उन किशोरों के लिए किशोर न्यायालय बोर्ड भवन का शुभारंभ किया गया। किशोर न्याय बोर्ड के भवन के शुभारंभ के अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल संरक्षण अधिकारी, महिला संरक्षण अधिकारी, अधिवक्तागण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नए भवन के शुभारंभ के बाद निश्चित तौर पर अपचारी बालकों को इसका लाभ मिलेगा। इस भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का भी निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा ऐसे किशोर जो जिले से बाहर रहते हैं या अन्य देहातों में रहते हैं, जहां से उन्हें आने जाने की असुविधा होती है, उनके प्रकरणों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद भी ली जाएगी, ताकि ऐसे किशोर बालक अपनी बात न्याय बोर्ड के समक्ष रख सकेंगे। अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये नई बिल्डिंग हमको प्रदान की गई है और आज आपने देखा कि माननीय महोदय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और हमें आज बहुत से अच्छे निर्देश सर से मिले हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि प्रकरणों के निराकरण जल्द से जल्द हो। और इसमें हम अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा करेंगे कि वो पर्याप्त हमें सहयोग दें और अपने जो बालक हैं उनको उपस्थित रखें, तो केस निपटाने में हमको अच्छा रहेगा। आज जैसे कि ये आप हमारे माननीय महोदय ने कहा कि यहाँ पे स्पेशियस है, रूम जो है बड़े मिले हुए हैं, है ना। तो आज माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर भी ये कहा जाता है कि अधिवक्ताओं को भी पर्याप्त जगह मिले, बालकों के लिए भी जगह हो, प्लस हमारे जो टीम है उनके लिए भी जगह हो। तो यहाँ पे ये पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी हमको। किशोर न्याय बोर्ड जो ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी बाल अवस्था में जाने अनजाने में जो भी उनसे अपराध हो जाता है, उसको एग्जामिन करने के लिए हमारे 2 मेंबर और एक जुडिशल ऑफिसर रहते हैं। उनके लिए एक ट्रायल के लिए या इंक्वायरी के लिए एक कोर्ट रूम की ज़रूरत बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर। जो पहले यहाँ पर था शायद थोड़ा छोटा पड़ रहा था। अभी जो बनाया गया है वो उस तरीके से सेपरेट बनाया गया है कि ऐसे बच्चों की इंक्वायरी बड़े खुले मन से और खुले तौर से हो सके और वहाँ पर एडवोकेट्स का भी अप्रोच आसानी से हो सके, पक्षकार भी आराम से बैठ सके। इसके लिए एक नए भवन की आज शुरुआत हुई है और एक ना केवल नया भवन है बल्कि नए साल के लिए इनके लिए एक उपहार भी है। ऐसे बच्चों की जांच जल्दी से हो और उनको जो भी कानून में प्रावधान दिया गया उसके अनुसार उनको चाहे तो रिलीफ मिल सके या फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जा सके। वो तभी हो पाएगा जब इंक्वायरी कंप्लीट हो। बाल संप्रेक्षण गृह में 50 बालकों के रहने की व्यवस्था है। साथ ही बाल संरक्षण अधिकारी के अनुसार आने वाले समय में संप्रेक्षण गृह के परिसर में एक सेट का भी निर्माण यहां पर किया जाएगा, जिससे कि बालकों से मिलने आने वाले उनके परिजनों को धूप व बरसात से बचने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी। अभी काफ़ी दिनों से हम लोगों को ज़रूरत थी एक बिल्डिंग की, क्योंकि हमारे बाल संप्रेक्षण गृह के बिल्डिंग में ही JJB का संचालन होता था। तो महिला बाल विकास से जैसे ही हमको ग्रांट मिला, हमने ये बिल्डिंग बनवाया ताकि बच्चों को और हमारे प्रधान मजिस्ट्रेट को सुविधा हो
ताकि बच्चों का जो भी प्रकरण है हमारे जेजेबी में लंबित है वो जल्दी से जल्दी निराकरण हो। इनके अलावा अधिवक्ताओं के लिए भी अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुसार संप्रेक्षण गृह निर्माण के बाद नए भवन में पर्याप्त व्यवस्था के साथ किशोर न्याय बोर्ड सभी प्रकरणों की सुनवाई करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन प्रकरणों की सुनवाई में भी तेजी आएगी जो काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं। रायगढ़ पुलिस लाइन में अटैच आरक्षक बैच नंबर 335 प्रदीप टोप्पो ने बुधवार को अज्ञात कारणों से कोतरा रोड थाना इलाके के गोरखा और कलमी डिब्बा नाहर के बगल में लगे मोबाइल टावर पर चढ़कर हाईटेंशन बिजली तार को छूकर खुदकुशी कर ली। प्रदीप टोप्पो कोतरा रोड थाने में पदस्थ था। फरवरी 2018 को उसे लाइन अटैच कर दिया गया था। बुधवार सुबह सूचना मिलने पर कोतरा रोड थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि कल मृतक ने अपने दोस्त के साथ रात को शराब पी थी। रात 11 बजे वह घर आया। बीवी के साथ विवाद हुआ तो उसने घर से निकलकर मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई टेंशन तार को पकड़ लिया, जहां उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज आत्महत्या के मामले में सूत्रों ने बताया कि वह शराब पीने का आदी था। मंगलवार को वह अपने दोस्त दगदल के साथ घर से शराब पीने गया था। रात को 11 बजे वापस आया। बताया जाता है कि घर में उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ। इसके बाद वह हुंडई शोरूम के पीछे नहर के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़कर बिजली के हाई टेंशन तार को पकड़ लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार व एसपी राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में पत्रकारों ने 9 वर्ष मिलन समारोह मनाया। इस अवसर पर दोनों प्रमुख अधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। पत्रकारों का प्रमुख संगठन जिला प्रेस एसोसिएशन ने बुधवार को 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ पत्रकार उदय राम थवाइत और एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने की। अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी राजेश अग्रवाल का अभिनंदन किया। साथ ही एसोसिएशन से जुड़े सभी पत्रकारों ने मुख्य अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। संक्षिप्त उद्बोधन में एसोसिएशन के संरक्षक उदय राम थवाइत ने इस समारोह की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से पत्रकारों को एकजुट होने तथा एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है। आयोजन में जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने संबोधित कर जिला प्रेस एसोसिएशन की सराहना की तथा आने वाले समय में पत्रकारों के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। अंत में हर साल की तरह अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा द्वारा पत्रकारों को दिए जाने वाले उपहार मुख्य अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया गया। प्रेस एसोसिएशन के 9 वर्ष मिलन समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर यशवंत कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता का काम काफी कठिन और उलझनों से भरा है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगती है। उन्होंने कहा कि बोल को शब्दों में पिरोकर लिखना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कड़ी मेहनत कर दूसरों को न्याय दिलाने में हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन वह खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि वे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पत्रकार बेहद ही कठिन जीवन जीता है। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने भी बीजेएमसी का कोर्स किया है। पत्रकारिता से लगाव शुरू से रहा है। ऐसे में पत्रकार किस स्थिति में और क्यों किसके खिलाफ लिखता है, उसकी जानकारी है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रेस एसोसिएशन की यह पहल काबिले तारीफ है, जिन्होंने पत्रकारों को एकजुट किया। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे इस बात की कोशिश करेंगे कि पुलिस और पत्रकार के बीच अच्छे संबंध बने। वे हर उस खबर पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे जिसमें समाज का हित हो। आदिवासी क्षेत्र रामपुर की वन भूमि में फर्जीवाड़ा करते हुए उसके निजी उपयोग के खिलाफ रामपुर के पंच और कांग्रेस नेताओं ने कोरबा जिलाधीश से जनदर्शन के माध्यम से इस बात की शिकायत की थी। शिकायत का निवारण नहीं होने पर प्रार्थियों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। प्रार्थी ने बताया कि घनश्याम चौहान को रामपुर क्षेत्र में बड़े झाड़ के जंगल की एक जमीन जो कि 1975-76 में पट्टे से प्राप्त हुई थी। घनश्याम ने यह जमीन बिना शासकीय अनुमति के रामपुर के ही रहने वाले दिनेश अग्रवाल को बेच दिया। बेचने के पहले इस जमीन के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए तहसीलदार समेत राजस्व अमले ने खसरा नंबर 750/16 को 750/33 बनाकर 3 लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। पंच अशरफ खान ने बताया कि वर्तमान में खसरा नंबर 750/33 राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है।
इसी संदर्भ में पंचों ने स्थानीय प्रशासन से उक्त मामले की जांच के संबंधित पत्र सौंपा था, लेकिन कलेक्टर की कार्रवाई से संतुष्ट न होते हुए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। माननीय उच्च न्यायालय ने 1 सप्ताह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बावजूद जांच नहीं होने से क्षुब्ध पंचों ने माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना का प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर माननीय न्यायालय ने एक और मौका देते हुए जिलाधीश कोरबा को अविलंब कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका हमने दायर किया था हाई कोर्ट में। वो फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन थी, जंगल बड़े की जंगल की ज़मीन 1928-29 में दर्ज है। उसकी कापी मेरे पास है। आप बताइए। उस मामले में हमने जनदर्शन के माध्यम से भी शिकायत किया और आवेदन भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने हाई कोर्ट की शरण में जनहित याचिका लगाया, न्याय चाहिए हमको। घनश्याम चौहान को पट्टे से प्राप्त हुआ था वो ज़मीन। उसने बगैर परमिशन के केंद्र और राज्य सरकार की उसने ज़मीन को दिनेश अग्रवाल को बेचा। दिनेश अग्रवाल पिता नारायण अग्रवाल निवासी रामपुर। उसने उसी ज़मीन को कूट रचना करके भू अभिलेख में सुधार करवा के तत्कालीन पटवारी चेलक फागू रामसीदार RI और लक्ष्मेश्वर तहसीलदार थे, उससे उस ज़मीन को बिक्री छांट नकल जो बना वो 750/33 बना, जो रिकॉर्ड में मैनुअल में दर्ज ही नहीं है। रामपुर के अभिलेख में दर्ज है खसरा, वो 750/26 से आगे गया ही नहीं, उससे आगे बढ़ा ही नहीं खसरा नंबर। तो ये बिक्री छांट का 750/33 नंबर आया कहाँ से? उसके बाद ये करने के बाद वहाँ फर्म, एजेंसियाँ, इलेक्ट्रॉनिक और फ्लाई एक्स ब्रिक्स ईटा भट्टे का कारोबार चालू हो गया। हस्तलिखित B1 खसरे से ट्रांसफार्मर लगाया गया फ्लाई एक्स ब्रिक्स के लिए, जो कि गलत है। अभी डिजिटल इंडिया के तहत जो भी निकलता है B1 खसरा वो कंप्यूटराइज रहता है। सबसे पहले उस जमीन पे पट्टा किसको दिया गया? पट्टा प्राप्त हुआ घनश्याम चौहान को। उस समय उनकी एज क्या थी? उस समय उसकी एज 10 साल थी। उसका डेट ऑफ बर्थ 12/2/1965 है और उसको पट्टा प्राप्त हुआ 1975 में। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 साल के व्यक्ति को विधिवत नियमानुसार पट्टा मिल सकता है? नहीं, ये कानून के खिलाफ है। किसी को 10 वर्ष में पट्टा जारी नहीं होता। जिले भर में ठंड अपने पूरे शबाब पर है। बात करें कोरबा शहर की तो यहाँ भी इस साल भीषण ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि शाम होते ही रास्तों में लोग नजर नहीं आते। कोई भी इस सिहरन भरी ठंड में ना ही सफर करना चाहता है और ना ही घर से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके सर पर छत नहीं है? ऐसे लोगों को ठंड से राहत देने के लिए निगम प्रशासन की तरफ से हर साल प्रमुख चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार सर्दी का मौसम विदाई की ओर है। बावजूद निगम ने ना ही कहीं आग का प्रबंध किया है और ना ही सड़कों पर अपनी रात काटने वालों के लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से संसाधन भी मुहैया कराए जाते हैं। इन सब के बावजूद निगम क्यों इस तरह की अनदेखी कर रहा है, यह बात समझ से परे है। सीतामढ़ी में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कथा मृत के रसपान के बीच भागवत सप्ताह में रुक्मणी विवाह के प्रसंग में शामिल होने बड़ी संख्या में भक्त आयोजन स्थल पहुंचे थे। कथा के साथ ही भजन और आकर्षक झांकी के साथ रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। सभी श्रद्धालु इस दौरान देर शाम तक इस रोचक प्रसंग का रसपान करते रहे। प्रसाद वितरण के पहले सभी ने कथा स्थल पर पूजा अर्चना की। देखिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के कुछ पल।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN24.